नमस्कार। ऑस्ट्रेलिगो में इसकी जो संरचना है डाइकैरियोटिक माइसीलियम और प्रोकैरियोटिक माइसीलियम की संरचना के बाद हम आते हैं इसमें जनन किस प्रकार से होता है। तो ऑस्ट्रेलिगो में जनन क्लेमाइडोस्पोर और बैसिडियोस्पोर के द्वारा होता है। इनके जीवन चक्र में पहले क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण होता है, फिर ये क्लेमाइडोस्पोर अंकुरित होकर बैसिडियम का निर्माण करते हैं और ये बैसिडियम फिर बैसिडियोस्पोर का निर्माण करते हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले अब ये देखते हैं कि क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण किस तरह से होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण जैसे हमने देखा है कि प्रोकैरियोटिक माइसीलियम से प्रोकैरियोटिक माइसीलियम से जो अगुणित प्राइमरी माइसीलियम जो है, उस प्राइमरी माइसीलियम से अब सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण किस तरह से होता है। तो सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण हो गया। अब सेकेंडरी माइसीलियम के निर्माण के बाद यहाँ पर सेकेंडरी माइसीलियम जो बीजाणु है ये, इनका निर्माण सेकेंडरी माइसीलियम से होता है। तो पहले प्राइमरी माइसीलियम से इन्फेक्शन चालू होता है और सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण हुआ। अब ये सेकेंडरी माइसीलियम क्या करेगा, जब फ्लावरिंग का समय आएगा तब फ्लावरिंग के समय में ये माइसीलियम जो है पूरा कवक जाल अधिक सक्रिय हो जाता है और ये फ्लावरिंग के क्षेत्र में पहुंचकर मतलब इन्फ्लोरेसेंस के तक पहुंचते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स हैं उनको संक्रमित करता है और वहां तक पहुंच के और ये जो माइसीलियम है ये फ्लावर के ओवरीज में एकत्रित होके और इनका सघन जाल बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं और ये कवक तंतु फिर विभाजित होकर छोटी छोटी मतलब इसकी जो कवक तंतु की जो सेल्स हैं ये बार बार कवक तंतु ये विभाजित होकर छोटी छोटी द्विकेंद्र की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इनको हम कहते हैं स्पोर। ये जो द्विकेंद्र की मतलब जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम की प्रत्येक सेल, ये कई सारी सेल का निर्माण हो जाता है और ये प्रत्येक सेल जो है ये कहलाती है स्पोरोजिनस हाइफी कहलाते हैं ये। और इसकी प्रत्येक सेल में एक द्विकेंद्रक मतलब एक सेल के अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं और प्रत्येक सेल एक क्लेमाइडो बीजाणु का निर्माण करती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। ये इन्फेक्शन हुआ ये फ्लावरिंग में, ये इन्फेक्शन हुआ और यहाँ पर ये इस तरह से ये क्लेमाइडोस्पोर का प्रत्येक सेल इसकी ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है इसकी प्रत्येक सेल में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पर ये क्लेमाइडोस्पोर का प्रत्येक सेल इस तरह से क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करती है। अब ये जो क्लेमाइडोस्पोर है इनको हम टेलिटोस्पोर या ब्रांडस्पोर या स्मट स्पोर भी कहते हैं और इनको स्मट बॉल या सोरस भी कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिगो की जो विभिन्न जातियां हैं जिनके अंदर क्लेमाइडोस्पोर के निर्माण की जो विधि है वो ज़्यादातर जातियों में एक ही समान होती है और लूज स्मट जैसे ऑस्ट्रेलिगो एवेनी, ऑस्ट्रेलिगो न्यूडा जिसकी वैरायटी ट्रीटिस आई है या साइनोडोंटिस, इनके अंदर जो बीजाणुजन कवक तंतु संक्रमित ऊतक की बाह्य त्वचा में एंटीक्लाइनल वॉल के बीच बीच में वृद्धि करते हैं और एंटीक्लाइनल वॉल के बीच में वृद्धि करके ये परपोषी को संक्रमित करते हैं और उसकी बाह्य त्वचा को नष्ट कर देते हैं। और बाह्य त्वचा को नष्ट जिसके कारण से क्या होगा ये कि इनके ऊपर किसी तरह का, जब बाह्य त्वचा नष्ट हो जाएगी तो इनके ऊपर किसी तरह का कोई आवरण नहीं होगा जिससे कि ये बीजाणु जो है डिस्पर्स होते रहेंगे, मतलब फ्री रहेंगे ये। तो बाह्य त्वचा फट जाती है, नष्ट हो जाती है इनके संक्रमण से। और कवर्ड स्मट के अंदर क्या होता है कि बाह्य त्वचा नष्ट नहीं होती है इनकी परपोषी की और ये नष्ट नहीं करते हैं, वो बाह्य त्वचा नष्ट नहीं होती जिसके कारण से ये जो सॉरस हैं ये परपोषी की बाह्य त्वचा के द्वारा ढके रहते हैं। अब क्लेमाइडो बीजाणु का जो निर्माण होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पहले तो इसकी संरचना देख लेते हैं कि ये क्लेमाइडो बीजाणु जो है, अब ये जो सेल जब ये सेल से क्लेमाइडो बीजाणु का प्रत्येक एक डाइकैरियोटिक सेल से क्लेमाइडो बीजाणु का निर्माण होता है तो इससे एक जिलाटिनस म्यूकस या एक जिलाटिनस पदार्थ सीक्रेट होता है जो इसके चारों तरफ बाहर वॉल का निर्माण करता है। और ये जो क्लेमाइडो बीजाणु है
इसकी संरचना, इसके चारों तरफ मतलब बाहर की जो इसकी भित्ति होती है उसको एक्साइन कहते हैं, और अंदर वाली जो होती है वो इंटाइन होती है। बाहर वाली भित्ति जो है वो थोड़ी मतलब अलग अलग जातियों में हमको अलग अलग तरह की दिखाई देगी। कुछ में जैसे हॉर्डाई है, इसके अंदर चिकनी होती है। मैडीज, ट्रिटिसाई, इनके अंदर थोड़ी सी ऐसी स्पाइनी होती है। ये ऑस्ट्रेलिया ट्रिटिसाई का है, तो ये इसके अंदर ये थोड़ी सी हमको ये इस तरह से स्पाइनी आउटलाइन इसकी दिखाई देगी। और इसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं जो कि अलग अलग स्ट्रेन से आते हैं। जो बेसिडियोस्पोर का जब जर्मिनेशन होता है और ये यहाँ पर जब इन्फेक्शन फैलता है तो 2 अलग अलग उससे आते हैं और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। तो ये 2 अलग अलग स्ट्रेन के 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सेकेंडरी माइसीलियम से इनका निर्माण होता है। तो इनके अंदर ये 2 बीजाणु 2 हैप्लॉइड के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो है गोलाकार होते हैं, दीर्घवृत्तीय भी हो सकते हैं और हल्के भूरे रंग के होते हैं। इनकी माप जो है वो लगभग 5 से 9 माइक्रोन तक की होती है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इनमें फ्यूज़न होता है और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये क्लेमाइडो बीजाणु जर्मिनेट होते हैं, और ये जर्मिनेट होकर यहाँ ये जर्मिनेट होंगे और इसमें जर्म ट्यूब बन जाएगी। उसके पहले जब ये जर्मिनेट होंगे तो एक्साइन फट जाएगी और इंटाइन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। तब उसके पहले यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होगा, और मियोसिस डिवीज़न से 2 अलग अलग स्ट्रेन के बीजाणु, ये यहाँ पर 2 अलग अलग स्ट्रेन के न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे, और ये इस तरह से जर्म ट्यूब में आ जाएंगे, और इसमें प्रत्येक उसमें सेप्टा का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है इसको हम कहेंगे बेसिडियम का फॉर्मेशन या प्रोमाइसीलियम। अब इस प्रोमाइसीलियम से बेसिडियोस्पोर का, ये यहाँ पर इस तरह से बेसिडियोस्पोर, यहाँ पर किसी तरह के कोई स्टिग्मेटा नहीं होते हैं, बेसिडियोस्पोर का निर्माण होगा। अब यहाँ पर ये 4 सेल्स का ये बेसिडियम बन जाता है। प्रत्येक जो है एक बेसिडियोस्पोर का निर्माण करती है। सबसे टॉप वाली ऊपर और बाकी की साइड वाली सेप्टा के नीचे की तरफ बेसिडियोस्पोर का निर्माण करती है। ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं ये 2 प्लस स्ट्रेन के होंगे, 2 माइनस स्ट्रेन के होंगे। अब ये बेसिडियोस्पोर अब ये यहाँ पर ये इन्फेक्शन करेंगे, इनमें इन्फेक्शन ट्यूब बनी, जर्म ट्यूब, और ये फ्लावर को इन्फेक्शन करेंगे, और फिर ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। इस तरह से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना, प्राइमरी माइसीलियम इससे बना, और प्राइमरी माइसीलियम से ये फिर इन्फेक्शन हुआ, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना, और इस तरह से ये लाइफ साइकिल यूँ चलती रहती है। तो इसके बाद आते हैं हम कि ये जो क्लेमाइडो बीजाणु बने लूज स्मट में, इस तरह से ये कवर्ड इनकी जो एपिडर्मिस है इसको ये नष्ट कर देते हैं, तो जिसके कारण से ये लूज़ हो जाते हैं, और इसके ऊपर किसी तरह का थोरस में किसी तरह का कोई आवरण नहीं होता, और कवर्ड स्मट में ये इसको परपोषी की बाह्य त्वचा को नष्ट नहीं करते, जिसके कारण से ये बीजाणु उससे बाह्य त्वचा से ढके रहते हैं। अब ये जो क्लेमाइडो बीजाणु है इनका डिस्पर्सल होता है, और जर्मिनेशन के पहले ये क्लेमाइडो बीजाणु का वायु के द्वारा डिस्पर्सल होता है, और ये सोरस से मुक्त होने के पश्चात मिट्टी में या अन्न कण जो ग्रेन है वहाँ ये मतलब जो ग्रेन नीचे गिर जाएंगे मिट्टी में, या फिर इसके पुष्पांग या किसी भी स्थान पर गिर सकते हैं, और इनकी जो वायबिलिटी है वो मतलब जीवन क्षमता वो लगभग 5 से 6 माह तक रहती है। ऑस्ट्रेलियो न्यूडा की जो वैरायटी है ट्रिटिसाई, इसके अंदर जो मैच्योर स्पोर है वो प्रकीर्णन के पश्चात तुरंत मतलब जैसे ही डिस्पर्सल होता है वो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं और पुनः स्वस्थ पौधे को संक्रमित करते हैं। मतलब क्लेमाइडो बीजाणु बनने के बाद ये उस पौधे पर नहीं रहते, वहाँ से ये डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर दूसरे पौधे को इन्फेक्ट करते हैं। तो क्लेमाइडो बीजाणु जो है अधिकांश जातियों में क्लेमाइडो बीजाणु कुछ समय तक सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, और जैसे गेहूं में तो ये तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जातियों में ये सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इनका अंकुरण जो है वो ताप और आर्द्रता की उपयुक्त दशा में ही होता है। इसके बाद जो अंकुरण से पूर्व जो द्विकेंद्रीय क्लेमाइडो बीजाणु में जो 2 केंद्रक संलयित होते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जैसा कि चित्र में आपको बताया कि दोनों का संलयन होता है और द्विगुणित क्लेमाइडो बीजाणु बन जाता है।
अब ये द्विगुणित होने के बाद इसमें अंकुरण होता है, तो अंकुरण के लिए ये जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं और इनकी एक्साइन फट जाती है और इंटाइन जो है ट्यूब के रूप में, जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। इसको हम कहते हैं बैसिडियम या प्रोमाइसीलियम। और ये जो बैसिडियम क्लेमाइडो बीजाणु का जो द्विगुणित केंद्रक है, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 केंद्रक का निर्माण करता है। और 4 केंद्रक का निर्माण जो है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के समय 2 प्लस प्रभेद के होंगे, जो जिनसे कि जो प्लस और माइनस प्रभेद से संयोजन से जो बना था, तो 2 वापस से ये इनका भी संयोजन हो जाता है और 2 केंद्रक प्लस संयोजन के होंगे, प्लस प्रभेद के होंगे और 2 केंद्रक जो है वो माइनस प्रभेद के होंगे। अर्धसूत्रण के पश्चात मतलब मेयोसिस डिवीजन जो हुआ है उसके पश्चात बैसिडियम के अंदर जो बैसिडियम बना उसके अंदर सेप्टा का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये 4 सेल का हो जाता है। प्रत्येक सेल में एक हैप्लॉइड केंद्रक होता है और ये हैप्लॉइड केंद्रक जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाते हैं। एक केंद्रक जनन कोशिका में ही रहता है और दूसरा जो है वो स्टिग्मेटा से होता हुआ बैसिडियोस्पोर में चला जाता है। और कुछ में यहाँ पर स्टिग्मेटा का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट लगी हुई होती है, तो वो डायरेक्ट ही उस बैसिडियो बीजाणु में चला जाता है। इन 4 कोशिकाओं में निर्मित जो 4 बीजाणु बनते हैं, तो 2 प्लस प्रभेद के होंगे और शेष जो हैं 2 वो माइनस प्रभेद के होंगे। प्रत्येक बैसिडियम कोशिका से बीजाणु जो है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक बैसिडियोस्पोर का मतलब प्रत्येक कोशिका जो है वो बार बार समसूत्री विभाजन करके कई सारे बैसिडियो बीजाणुओं का निर्माण करती है। अब ये बैसिडियो बीजाणु की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो बैसिडियो बीजाणु लगभग अंडाकार या गोलाकार होता है और पतली भित्ति युक्त होते हैं ये, और प्रत्येक बीजाणु में एक हैप्लॉइड केंद्रक, जैसा कि हमने कहा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक हैप्लॉइड केंद्रक इसके अंदर प्रवेश करता है, एक हैप्लॉइड केंद्रक रहता है और ये हैप्लॉइड केंद्रक या तो प्लस प्रभेद का होगा या माइनस प्रभेद का होगा। और इन बीजाणुओं का प्रवर्धन जो है वो बडिंग मुकुलन बडिंग के द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलियोन्यूडा ट्रिटिसाई जो है ये सभी जातियों में बैसिडियोस्पोर का निर्माण होता है और ट्रिटिसाई में प्रोमाइसीलियम की कोशिकाएं सीधे ही जर्म ट्यूब निर्मित करती हैं और जो कि इन्फेक्शन थ्रेड कहलाते हैं। मतलब प्रोमाइसीलियम की जो कोशिका है वो ही बैसिडियो बीजाणु के समान कार्य करती है और वो जर्मिनेट होकर इन्फेक्शन थ्रेड बनाती है। अब ये जो बैसिडियो बीजाणु जो बनते हैं ये यहाँ पर ये इस तरह से इसका जीवन चक्र चलता है। ये प्राइमरी माइसीलियम जो होस्ट में इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी माइसीलियम से डाइकैरियोटाइजेशन हुआ। ये प्राइमरी माइसीलियम से डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस हुई, डाइकैरियोटाइजेशन से सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण हुआ, फिर सेकेंडरी माइसीलियम से बाइन्यूक्लिएट क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण हुआ, जिसके अंदर 2 भिन्न प्रभेद के स्पोर हैं। ये न्यूक्लियस है, इनका कैरियोगेमी हुआ मतलब फ्यूज़न हुआ, संलयन हुआ और संलयन के बाद मैच्योर क्लेमाइडोस्पोर बना। अब यहाँ से कैरियोगेमी तक डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटाइजेशन से कैरियोगेमी तक डाइकैरियोटिक फेज होती है। मैच्योर जो है ये भी डिप्लोफेज होगी। अब इसका जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन के बाद जो जर्म ट्यूब बनी यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अब जर्म ट्यूब बनने के बाद यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, हैप्लॉइड फेज चालू हो जाती है, क्योंकि मियोसिस के बाद बैसिडियम बनता है, प्रोमाइसीलियम या बैसिडियम, और बैसिडियम से फिर डिवीज़न होकर समसूत्री विभाजन के द्वारा या डायरेक्ट बैसिडियोस्पोर बनता है और ये बैसिडियोस्पोर फिर इन्फेक्शन करते हैं और प्राइमरी माइसीलियम का होस्ट पर इन प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये लाइफ साइकिल इसकी हैप्लोफेज और डिप्लोफेज चलती है। इसके बाद ये जो बैसिडियो बीजाणु बने, अब इनका जर्मिनेशन किस तरह से होता है, तो बैसिडियो बीजाणु जो कि एक केंद्र की मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है, तो ये जर्मिनेट होकर अब इसको जैसे ही होस्ट मिलता है ये जर्मिनेट होकर अब ये प्रकीर्णन के द्वारा पहुंचते हैं होस्ट पर और ये उसको संक्रमित करते हैं और संक्रमित करके ये जर्मिनेट होते हैं और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। अब ये जो बीजाणु है ये अलग अलग प्रभेद के होते हैं, तो ये यदि प्लस प्रभेद का है तो ये प्लस प्रभेद का मतलब प्लस स्ट्रेन का है,
तो प्लस स्ट्रैंड का माइसीलियम बनाएगा, माइनस स्ट्रैंड का है तो माइनस स्ट्रैंड का प्रोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करता है। अब ऑस्ट्रेलिगो की विभिन्न जातियों में जो है वो संक्रमण किस तरह से होता है, तो ये विभिन्न जातियों में संक्रमण जो है अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कवर्ड स्मट में क्लेमाइडो बीजाणु प्राय बीज में उपस्थित होते हैं और संक्रमित बीज जब खेत में बोए जाते हैं, अब ये बीज के अंदर होते हैं और ये कवर्ड होते हैं क्योंकि मतलब इनकी बाह्य त्वचा फटती नहीं है, जिसके कारण से ये सारे क्लेमाइडो बीजाणु उसके अंदर ही रहते। तो उससे क्या होगा कि ये संक्रमित बीज है और जब इस संक्रमित बीज को खेतों में बोया जाता है तो ये उसके अंदर पहले से ही उपस्थित है और ये उपस्थित बीजाणु अंकुरित होकर और परपोषी के टिश्यू में मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं और इस प्रकार से जो संक्रमण होता है उसको हम कहते हैं सीडलिंग इन्फेक्शन। इसके बाद जो लूज स्मट है, लूज स्मट में जो संक्रमण होता है वो परिपक्व अंगों को संक्रमित करने में असमर्थ होता है। तो इनका संक्रमण जो है वो पुष्पांगों के द्वारा होता है और इसको हम कहते हैं ब्लॉसम इन्फेक्शन। तो इस तरह से दो तरह से इन्फेक्शन कवर्ड स्मट में तो सीडिंग के द्वारा और लूज स्मट में जो है वो पुष्पांगों के द्वारा होता है। तो ये वायु के द्वारा प्रकीर्णन होकर जब प्लांट पर गिरते हैं और वहाँ से ये फ्लावर को इन्फेक्ट करते हैं, फ्लावर की ओवरी को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शन को हम कहते हैं ब्लॉसम इन्फेक्शन। तो इस प्रकार से ये दो स्पोर का फॉर्मेशन होता है और इसकी लाइफ साइकिल चलती है ऑस्ट्रेलिगो की। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिगो यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।